ये हाईजैकिंग उस वक्त शुरू हुई जब PIA का बोइंग 720B नेशनल फ्लाइट नंबर 326 कराची से पेशावर की जानिब रवाना हुई। इस हवाई जहाज में अमले समेत 148 अफराद सवार थे। जाहिर है कि मुसाफिर कराची से जिस जहाज में सवार हुए थे उन्हें उसकी मंजिल के बारे में कोई शुबा नहीं था। ये कहना ज्यादा दुरुस्त होगा कि उनके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं आई होगी कि जिस हवाई जहाज में वो पेशावर जाने के लिए सवार हुए हैं वो किसी और जगह भी जा सकता है। इन मुसाफिरों में एक साहब तो ऐसे भी थे जिनकी असल मंजिल पेशावर नहीं रावलपिंडी थी, लेकिन वो जल्दी की वजह से कराची से बराह रास्त पेशावर जाने वाली परवाज में इसलिए शामिल हो गए थे कि रावलपिंडी के लिए परवाज में अभी देर थी और उनका ख्याल ये था कि वो पेशावर से रावलपिंडी जाने वाली परवाज के जरिए अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचने में जल्द कामयाब हो जाएंगे। त्यारे के मुसाफिर और अमले के अरकान ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि उनके दरमियान 3 अफराद ऐसे भी मौजूद हैं जिनके अज़ाइम कुछ और हैं और ये अज़ाइम इंतहाई ख़तरनाक भी हैं। ये तीनों अफराद कराची से कुछ ऐसे नामों के साथ सवार हुए थे जो बहरहाल इनके असल नाम नहीं थे। हवाई जहाज मियाँ वाली के ऊपर से परवाज कर रहा था कि इस मुसाफिरों को इन तीनों अफराद के अज़ाइम का इल्म हो गया। ये तीनों अफराद जो कि असलहे से लेस थे अचानक से उठ खड़े हुए और ऐलान किया कि उन्होंने त्यारे को अगवा कर लिया है और अब ये पेशावर की बजाय काबुल जा रहा है। इनमें से एक मुसल्लह शख्स मुसाफिरों के कैबिन से उठकर त्यारे के कॉकपिट में दाखिल हुआ और कैप्टन की कनपटी पर पिस्तौल तानकर इसे जहाज का रुख अफगानिस्तान की जानिब मोड़ने का हुक्म दिया। शाम 4:57 पर इस प्लेन को काबुल एयरपोर्ट पर लैंड किया जाता है। त्यारों के अगवा की ये कोई पहली वारदात नहीं थी, लेकिन काबुल पहुंचकर पाकिस्तानी त्यारे और इसमें सवार 148 अफराद को जिन अजियतनाक तजर्बात से गुजरना पड़ा उनके पेश नज़र इस वारदात को इससे पहले होने वाली वारदातों के मुकाबले में अनोखी ज़रूर करार दिया जा सकता है, क्योंकि आम हालात में हाईजैकर्स त्यारा अगवा करने के बाद 48 या ज़्यादा से ज़्यादा 72 घंटे के अंदर अंदर दम छोड़ जाते हैं। इसकी एक वजह तो ये होती है कि जिस मुल्क में वो अगवाशुदा त्यारा लेकर जाते हैं वहाँ उनकी हैसियत मुसलमान मुजरमों की सी होती है और उस मुल्क के हुक्काम उनके साथ उसी हैसियत से सलूक करते हैं, जबकि दूसरी वजह यह होती है कि मुसलसल बेख्वाबी और खाने पीने में बेकायदगी उनके आसाब को बुरी तरह से थका देती है और वो जवाब दे जाते हैं। और तीसरी वजह खुद उनकी मुजरिम ज़मीरी होती है जो बेगुनाह यरगमालियों की बेबसी और त्यारे के बाहर मुखालिफाना माहौल की बिना पर ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाती है और वो हथियार डालकर अगवाशुदा त्यारे और यरगमालियों को रिहा करने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी त्यारे को काबुल ले जाने वाले हाईजैकर्स को इस किस्म की किसी सूरत हाल से दो चार नहीं होना पड़ा। काबुल के हवाई अड्डे पर उतरते ही उनकी पजीराई बहुत ही अहम शख्सियात की हैसियत से की गई और इसकी एक खास वजह थी कि इन हाईजैकर्स का ताल्लुक अल-जुल्फ़िकार तंजीम से था, जिसके सरगना जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बेटे मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो थे। अल-जुल्फ़िकार तंजीम का क़याम मार्शल डिक्टेटर जनरल ज़िया-उल हक से भुट्टो की फांसी का बदला लेने के लिए किया गया था। भुट्टो की फांसी के बाद इनकी बेटी बेनज़ीर ने तो सियासी जद्दोजहद जारी रखने का फैसला किया, जबकि भुट्टो के दोनों बेटे मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो अपने वालिद की मौत का इंतकाम लेने की गर्ज से अफगानिस्तान चले गए और वहां जाकर इन दोनों ने एक मुसल्लह तंजीम अल-जुल्फ़िकार की बुनियाद रखी और मुतअद्दिद बार जनरल ज़िया-उल हक को कत्ल करने की कोशिशें की। अल-जुल्फ़िकार तंजीम ने 3 मार्च 1981 के रोज़ की जाने वाली इस त्यारा हाईजैकिंग के बदले में अपने 55 साथियों की रिहाई का मुतालबा किया। ये तमाम 55 अफराद वो सियासी कैदी थे जिनका ताल्लुक बराह रास्त पीपल्स पार्टी और इनकी तलबा तंजीम PSF से था, जिन्हें ज़िया हुकूमत ने गिरफ्तार करके पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में कैद कर रखा था। ये हाईजैकिंग अगले 13 दिनों तक जारी रही। 324 घंटे के इस अजियतनाक अरसे में पूरे मुल्क में एक ऐसी बेयकीनी की फिजा कायम हो जाती है जिसके मुताल्लिक किसी को भी इल्म नहीं होता कि अगले लम्हे क्या होगा। इस अरसे में हाईजैकर्स को हर वो सहूलत मुहैया हुई
जो आम हालात में अगवा कुनंदगान को कभी हासिल नहीं हो सकती। काबुल के हुक्काम ने अपने रवैये से अमली तौर पर ये साबित कर दिया कि उनकी तमाम तर हमदर्दियाँ यरगमालियों के साथ नहीं बल्कि हाईजैकर्स के साथ हैं। इन हाईजैकर्स को सोने के लिए भी वक्त मिल जाता था और इन्हें खाने पीने और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की भी कोई कमी न थी। अगवाशुदा तैयारे के काबुल पहुंचने के वक्त मुर्तज़ा भुट्टो की वहां मौजूदगी भी हक़ाइक़ और शवाहद से साबित हो चुकी थी और इस मामले में अगर कोई शक व शुबा बाकी रह गया था तो वो भी यरगमालियों की दमिश्क में रिहाई के वक्त दूर हो गया, जब हाईजैकर्स के सरगना सलामुल्लाह टीपू ने ये नारा लगाया कि हम भुट्टोइज़्म के लिए लड़ रहे हैं। हाईजैकर्स ने यरगमालियों की बाजियाबी के लिए पाकिस्तान की जेलों में से जिन लोगों को रिहा करवाने और मुल्क से बाहर भेजने का मुतालबा किया था, उनकी सियासी वाबस्तगियाँ, नज़रियात और मुजरिमाना कारनामे भी अब किसी से पोशीदा नहीं रहे थे। इब्तिदा में तो इन हाईजैकर्स ने सिर्फ 5 कैदियों को ही रिहा करने का मुतालबा किया था और उस वक़्त तक ये मामला बहुत ही आसान था, क्योंकि ना तो हाईजैकर्स भारी रकम का मुतालबा कर रहे थे और ना ही ये किसी किस्म के हैवी असले या फिर फरार होने के लिए प्लेन या हेलीकॉप्टर की डिमांड कर रहे थे। लेकिन उस वक्त की मौजूदा हुकूमत यानी जनरल ज़ियाउल हक ने किसी भी बात की परवाह किए बगैर इन हाईजैकर्स की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। जनरल ज़ियाउल हक के इनकार से पहले तक बातचीत के दौरान हाईजैकर्स जहाज में मौजूद औरतों, बच्चों, बूढ़ों और बीमार मुसाफिरों को आज़ाद कर चुके थे और अब जहाज में सिर्फ सेहतमंद और बालिग मर्द हजरात ही बाकी बचे थे। जनरल ज़ियाउल हक के इनकार का रद्द-ए-अमल 6 मार्च 1981 को सामने आया, जब इस फ्लाइट में मौजूद पाक फौज का एक अफसर जिसका नाम मेजर तारिक रहीम था, इन्हें दर्दनाक तरीके से शहीद करके इनकी लाश को जहाज से बाहर फेंक दिया गया। मेजर तारिक रहीम को गोली मारकर कत्ल करने वाला शख्स शाहनवाज भुट्टो का साथी और हाईजैकर्स का सरगना सलामुल्लाह टीपू था। मेजर तारिक रहीम के कत्ल का ये दर्दनाक वाक़या हाईजैकिंग के सिर्फ 3 दिन बाद रोनुमा हुआ, जिससे पूरे पाकिस्तान पर अफसोस और खौफ की लहर तारी हो गई। पाक आर्मी के मेजर को कत्ल करने से पहले तक काबुल की हुकूमत भी अल-जुल्फ़कार तंजीम का साथ दे रही थी, लेकिन अब एक इंसानी जान के ज़िया के बाद अफगान हुकूमत पर आलमी दबाव बढ़ने लगा और इस प्रेशर के नतीजे में काबुल हुकूमत ने हाईजैकर्स को फैसिलिटेट करना बंद कर दिया। अब काबुल की मदद के बगैर हाईजैकर्स को पकड़ना और भी आसान हो गया था। लिहाजा अपने प्लान की नाकामी के खतरे को भांपते हुए इन हाईजैकर्स ने 8वें रोज काबुल एयरपोर्ट से जहाज को रिफ्यूल करवाया और यहाँ से टेक ऑफ कर गए। इस बार ये हाईजैकर्स प्लेन को दमिश्क एयरपोर्ट पर लैंड करवाते हैं। दमिश्क में पहुंचने के बाद हाईजैकर्स ने अपनी डिमांड बढ़ा दी और 5 की बजाय 55 कैदियों की रिहाई का मुतालबा करने लगे। हाईजैकिंग का वक्त जैसे जैसे गुजरता जा रहा था, पाकिस्तानी अवाम में इससे मुताल्लिक तशवीश और तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। जिन लोगों के फैमिली मेंबर्स इस जहाज में सफ़र कर रहे थे, उनकी फैमिलीज की तरफ से भी पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव डाला गया। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र जनरल ज़ियाउल हक हाईजैकर्स के मुतालबात को मानने पर मजबूर हो जाते हैं और मुतल्लिका 55 कैदियों को पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों से निकाल कर एक जगह इकट्ठा किया जाता है। हाईजैकर्स की जानिब से पाकिस्तानी हुकूमत को बोला जाता है कि इन कैदियों को एक जहाज के जरिए लीबिया भेज दिया जाए। पाकिस्तानी हुकूमत ने इस हवाले से लीबिया हुकूमत से राब्ता किया तो लीबिया ने इन 55 कैदियों को अपनी सरजमीन पर कबूल करने पर आमादगी का इजहार कर दिया। लिहाजा 13 मार्च के रोज दिन के 11:30 बजे एक खास हवाई जहाज इन 55 कैदियों को लेकर कराची से शाम रवाना हो गया। इसी हवाई जहाज में वफाकी वजीर तालीम जनाब मोहम्मद अली खान होती की क़यादत में एक पाकिस्तानी वफद भी रवाना हुआ, जिसे यरगमालियों की रिहाई का इंतज़ाम करना था। वफद में वजीर दिफा के सेक्रेटरी जनरल और PIA के चेयरमैन मेजर जनरल रिटायर्ड रहीम खान भी शामिल थे। ये हवाई जहाज शाम में हलब के हवाई अड्डे पर लैंड हुआ, जहां कैदियों को एक दूसरे जहाज में मुंतकिल किया गया। पाकिस्तानी वफद कैदियों को उतारने के बाद इसी जहाज में दमिश्क पहुंच गया, जबकि कैदियों को शाम के हवाई जहाज में लीबिया रवाना कर दिया गया। लेकिन इस अरसे में लीबिया ने अपना फैसला बदल लिया
और शाम और पाकिस्तान को ये इत्तला दी कि वो इन मुजरिमों को कबूल करने को तैयार नहीं। इस तरह ऐन उस वक्त जब त्यारे के यरगमालियों की 13 दिन की अजियतनाक घड़ियां खत्म होने के इम्कानात रोशन नजर आ रहे थे, एक नया बहरान पैदा हो गया। सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक ने फौरी कार्रवाई की और सदर शाम से राब्ता कायम करके उनसे कहा कि वो तयशुदा मुआहदे के तहत यरगमालियों की रिहाई का इंतजाम करें और इन्हें तकलीफ से निजात दिलाएं। शाम के सदर ने इस बहरान का हल ये निकाला कि उन्होंने हाईजैकर्स और यरगमालियों को शाम ही की सरजमीन पर कबूल करने पर आमादगी जाहिर कर दी। इस असना में 55 कैदियों पर मुश्तमिल वो शामी जहाज जिसे लीबिया के शहर तराबलस में उतरने की इजाज़त नहीं दी गई थी, रिफ्यूल करने के बाद वापस शाम पहुंच गया और 13 और 14 मार्च की दरमियानी रात को 2:30 पर वो लम्हा भी आ गया जिसका पूरी पाकिस्तानी कौम इंतहाई शिद्दत और करब के साथ इंतजार कर रही थी। हाईजैकर्स ने खुद को शामी हुक्काम के हवाले कर दिया और आखिरकार यरगमाली जो एक किस्म की काल कोठरी यानी फ्लाइट नंबर 326 में 14 दिन तक महबूस रहने के बाद पहली मर्तबा खुली हवा में सांस लेने के काबिल हुए। यूं शाहनवाज और मुर्तजा भुट्टो जनरल ज़ियाउल हक से अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब हो गए, लेकिन जनरल ज़िया के लिए ये बड़ा शर्मिंदगी का मुकाम था कि वो भुट्टो जिसे उन्होंने तख्ता-ए-दार पर लटकाया था उसकी औलाद ने उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। लिहाजा जनरल ज़िया ने इस हाईजैकिंग में मुलव्वस तमाम मुजरिमान को कैफरी किरदार तक पहुंचाने और निशाने इबरत बनाने का ऐलान कर दिया। इस वाक़े को ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि जुल्फ़कार तंजीम के शरीक बानी शाहनवाज भुट्टो फ्रांस में अपने ही बेडरूम में मुर्दा पाए गए और वो शाहनवाज भुट्टो का साथी और हाईजैकर्स का सरगना सलामुल्लाह टीपू जिसने मेजर तारिक को गोली मारी थी उसे काबुल में फांसी दे दी गई। लेकिन मुर्तजा भुट्टो जनरल ज़ियाउल हक के अताब से बचने में कामयाब हो गए। ताहम 1996 में मुर्तजा भुट्टो को भी कराची की एक शाहराह पर उनकी बहन वजीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ही के दौरे हुकूमत में एक पुलिस एनकाउंटर के दौरान कत्ल कर दिया गया। मुर्तजा भुट्टो के इस कत्ल के पीछे कौन से हाथ मुलव्वस थे ये आज भी एक मुअम्मा है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और अगर आप इन्फोजिया चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को लाजमी दबा दें। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से भी जरूर नवाजें। फिर मिलेंगे एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।